नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कल यानी 4 अगस्त को मानहानि मामले में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई के पहले राहुल गांधी जी ने हलफनामा लिख के दे दिया है। उसमें केस के बारे में डिटेल बताया है और डिटेल बताने के बाद उसमें लिखा है कि माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा। मानहानि के केस का ये जो एक बेसिक चीज़ होती है कि माफ़ी मांग के आदमी आमतौर पे केस को रफा दफा करता है, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे दिया है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब जो उन्होंने ये लिख करके दिया है, इसके पीछे का किस्सा थोड़ा सा सुन लीजिए तो समझने में आसानी होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा और क्यों लिख के दिया उन्होंने मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये लिख करके कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, एक तरीके से उन्होंने पूरे केस को एकदम अपनी उस पर तार्किक परिणति तक पहुंचा दिया है। अब इसी के आधार पर सुनवाई कल यानी 4 अगस्त को होगी। अब इसको थोड़ा हालांकि केस तो अब ऑलमोस्ट जाना बूझा, लेकिन फिर भी बात चल रही तो थोड़ा सा पिछला हिस्सा बता दें तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। मानहानि के केस में एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना रवैया रहा है कि वो एक मामले को कई जगह दर्ज कराती है और दर्ज करा करके आदमी अपने विपक्षियों को दौड़ाती है। ये उसका बहुत पुराना सिलसिला रहा है, कोई आज से नहीं है। जब भारतीय जनसंघ हुआ करता था भाजपा के, तब से ये है। उस समय इतना चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और चीज़ें राजनीति इतनी उलझी हुई भी नहीं थी। एक स्ट्रेटजी थी कि आदमी को मुकदमे में दौड़ाओ। इस बार इस मानहानि के केस का ऐसा पहली बार इस्तेमाल हुआ है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अमूमन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुस्तान के 10 अलग अलग जगहों पर मुकदमे दायर किए इसी मानहानि के मामले में, और वो मुकदमे जो थे उनको आधार बना करके सूरत की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। और जब वहाँ मुकदमे की सुनवाई हुई और मानहानि के मामले की, तो जो और सब जो चीज़ें हुई वो तो हुई ही हुई, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि साहब ये व्यक्ति जो है आदतन इस तरीके से मानहानि करने का आदी है, इसलिए इसको सज़ा सुनाई जानी चाहिए। नतीजे में सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में जो सबसे अधिक सज़ा होती है 2 साल की, वो राहुल गांधी को सुना दी और नतीजे में उनकी संसद सदस्यता और बंगला चला गया। अब इसमें एक चीज़ और भी जान लेनी दिलचस्प होगी कि वो पूरा का पूरा षड्यंत्र जो था वो गुजरात की अदालतों में रचा गया, क्योंकि गुजरात जो है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब का एक प्रयोगशाला है जिसमें हर चीज़ उनके हिसाब से होती है। ये सिलसिला चला और हाई कोर्ट के बाद जो है वो अब मुकदमा जो था वो सुप्रीम सेशंस कोर्ट, निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक यही फैसला बरकरार रहा। और राहुल गांधी को जैसे ही वो फैसला आया तैसे ही जो थी उनकी जैसा मैंने बताया कि संसद सदस्यता और बंगला छीन लिया गया। ये हालांकि इस षड्यंत्र की रचना जो थी वो बहुत पहले की गई थी, लेकिन उसको तब तक कंटिन्यू किया गया जब तक कि राहुल गांधी ने, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और अपने मोदी साहब के ऊपर डायरेक्ट सवाल उठने लगे और उसके अलावा अडानी के और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर भी सवालिया निशान उठने लगे। उसके पहले भी कई मामलों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर संसद में बहुत ही उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर कठोर हमले किए जो उनकी ड्यूटी थी। लेकिन कुल मिलाकर के जब हमले राहुल गांधी के तेज होने लगी, तब जो सूरत में कूट रचना की गई थी उसको मूर्त रूप दिया गया और राहुल गांधी का संसद सदस्यता और बंगला छीना गया। ये तो एक बात हुई। और लेकिन अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनका यही काम है, और इस काम के सिलसिले में जब अगर वो मतलब विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार की आलोचना करना ही उनका काम है और वही वो कर रहे थे, और उसी समय जो है वो जब भाषण दिए जाते हैं तो भाषण में बहुत सी बातें कही जाती हैं। ये इसको लेकर के कोई बहुत, इसके पहले कभी ऐसा मामला नहीं हुआ था कि चुनावी भाषण को आधार बना करके इस तरीके से मानहानि का केस फैलाया जाए और मानहानि के केस को वो इस हद तक पहुंचाया जाए कि किसी सांसद की उसकी सदस्यता चली जाए। बहरहाल ये हुआ। अब ये जो पूरा मामला हुआ इसमें एकदम 2-3 बातें बहुत साफ थी कि पहली चीज़ तो ये है कि अदालत और कानून का ऐसा मनमाना इस्तेमाल किया गया जो कि विपक्ष के नेता के लिए घातक था, नंबर 1।
और नंबर 2, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी मंशा शामिल थी कि जो भी प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा उसके साथ ही इस तरीके से उसका मुंह बंद कराया जाएगा। यही सब बातें राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में लिखी और हलफनामे में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ये इस तरीके का पहला मामला है जिसमें विपक्ष के नेता के तौर पर जो काम मैं कर रहा था उस काम को मुझे करने से रोका गया और उसके लिए एक ऐसे मामले को आधार बनाया गया, मानहानि के मामले को, जिसका कोई मतलब नहीं था। और एक ऐसे जो मोदी शब्द पर भी उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि मोदी कोई जो है वो एक ऐसे कोई एक समुदाय नहीं है, एक मोदी एक बहुत ही मतलब विस्तृत शब्द है और उस विस्तृत शब्द को के लिए कहीं से भी मैंने आलोचनात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उसमें भी पूर्णेश मोदी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो इस मामले में इस तरीके से मेरे ऊपर मुकदमा करें। और ये सच भी है, मोदी उपनाम बहुत से लोग लगाते हैं, उसका पूर्णेश मोदी से कोई लेना देना नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी उस सेंस में, जिस सेंस में पूर्णेश मोदी ने मुकदमा किया उस सेंस में तो कम से कम पूर्णेश मोदी का कोई मतलब नहीं बनता। तो बहरहाल चूंकि ये सरकार की कूट रचना थी इसलिए सारी बातें की गई। अब ये सारी बातें हलफनामे में बता करके राहुल गांधी ने कहा कि इसीलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप फैसला कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से भाजपा की कूट रचना थी कि 10 जगह पर लगातार मुकदमे दायर करके जो भाजपा के ही सदस्यों ने दायर किए और उसको आधार बना करके मुझे ये कहा गया कि आदतन ऐसा करने के आदि है इसलिए इनको दंड दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने इस बात की विस्तृत चर्चा की अपने हलफनामे। अब यहीं से मामला जो है एक दूसरा मोड़ लेने जा रहा है और ये मोड़ देखिए लेना बड़ा मजेदार होगा जो भी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 ही बातें होंगी कि एक तो या तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को न्याय मिल जाए और उनका मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता वापस मिल जाए और वो अपना फिर वो जाकर के संसद में, अभी तो समय बचा हुआ है, अपनी बातें कहेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि संसद सदस्य के तौर पर जो बातें उन्होंने कही, लगभग सारी बातें वो जब संसद सदस्य नहीं रहे तो भी उन्होंने घूम के सारी बातें कही। और वो ये मतलब आज के जमाने, पहले भी एक बार कहा है कि आज के जमाने में संसद से कोई बात निकलवा देना इस बात का आधार नहीं बनता कि वो बात नहीं फैलेगी। वो आज से 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले तक तो बात समझ में आती थी कि संसद की कार्यवाही जो थी वो बहुत लोग नहीं देख पाते थे, वो जो कुछ बहुत ही कट छट के बाहर आता था। अब आज की तारीख में जबकि इतने ज्यादा मतलब संसाधन है चीजों को फैलाने के, उसमें जो आदमी संसद में कह रहा है वही बात संसद के बाहर भी कह देगा, सब आदमी जान जाएगा। लेकिन बहरहाल चूंकि एक परंपरा सी बनी हुई है इसलिए उस परंपरा के चलते और थोड़ा अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए अपने प्रधान सेवक ने राहुल गांधी को की संसद सदस्यता ली। लेकिन अब कहीं जाकर के जैसा मैंने बोला कि कल जो भी फैसला, कल मतलब 4 अगस्त को जो भी फैसला आएगा, 2 ही तरीके का फैसला आ सकता है कि या तो राहुल गांधी की को न्याय मिल जाए और उनकी सजा रद्द हो जाए, उसके बाद जाहिर सी बात है वो फिर संसद सदस्य के तौर पर आगे जाएंगे तो भी विजयी होंगे। और वो आज के इस चुनाव के मामले में ये बात बिल्कुल जाहिर हो जाएगी कि सरकार ने कूट रचना करके उनकी सदस्यता छीनी थी और वो उनको वापस मिल गई, जो राहुल गांधी के लिए चुनाव में लाभकारी साबित होगी, ये तो कन्फर्म है। और मान लीजिए अगर वो उनको न्याय नहीं मिलता है या फैसला उनके अगेंस्ट में जाता है तो जेल हो जाएगी। और जेल में गए हुए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में की तुलना में और कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, ये तय है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए और विपक्ष को अत्यधिक नीचा दिखाने के लिए जो कूट रचना राहुल गांधी के मामले में रची गई, वो कूट रचना अब जो है जबकि चुनाव एकदम नजदीक जा रहा है तो वो कूट रचना जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही जाती प्रतीत होती है, चाहे राहुल गांधी जीते या हारे, दोनों ही मामलों में। अब देखिए कल तो मतलब 4 अगस्त तो कल ही पड़ी, देखिए क्या होता है। बहरहाल जो भी होगा वो देश के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से और आने वाले चुनावों के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प स्थिति बनने जा रही है। और कहीं न कहीं राहुल गांधी को फंसाने की पूरी योजना जो है वो उलट करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी भारी पड़ने वाली है। बहरहाल देखिए मजा आएगा, मामला दिलचस्प से और लगातार दिलचस्प होता जा रहा है, देखिए आनंद आएगा। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।